सब लोग स्लाइड देख पा रहे हैं मेरी? यस सर। ओके, सो वेरी गुड, थैंक यू गाइस। ये अगले 4 महीने हम 2 किताबों पे फोकस करेंगे, जिससे काफी कुछ कवर हो जाएगा, प्लस माय नोट्स जो मैं अपने नोट्स दूंगा। मेरे काफी सारे नोट्स इन दोनों बुक से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फ्रॉम दी फॉरेन ऑथर्स, प्लस माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो ये 2 किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, नोट डाउन कर ले। कैप्टन रेवारी की प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन बहुत ही बढ़िया किताब है। प्रिंसिपल्स के लिए इसी किताब को फॉलो करना। द बेस्ट बुक इज प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन। Only for numerical purpose, only for different types of practical navigation numericals, we will follow Captain H. Subramaniam book. But principally, we will follow what Captain Rewari book says. That is the best. ठीक है, अब टॉपिक्स लिखिए। कुछ 19-20 टॉपिक्स हैं जो मैं कराने वाला हूँ। ये इंडेक्स मान लो, इसको इंडेक्स राइट डाउन प्रॉपरली। इसी सीक्वेंस में तकरीबन चलूंगा, कोशिश करूंगा इसी सीक्वेंस में चलने की। कुछ अगर चेंज होगा तो आई विल लेट यू नो, बट वी विल कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच इज लिस्टेड हियर। आराम से तसल्ली से बनाओ, इंडेक्स है, इट विल गिव यू वेरी गुड रेफरेंस। कैसे कैसे मैंने पढ़ाया है, कैसे कैसे आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, कैसे कैसे चीजें मिलेंगी आपको बाद में। हाँ जी, आगे कर दो क्या? लिख रहे हो अभी? कर दिए सर, एक सेकंड सर। हाँ, नहीं कर लो, दे रहा हूँ, 1-2 मिनट दे रहा हूँ अभी, आराम से। हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ये टॉपिक्स पढ़ के कुछ कुछ याद आता है या थोड़ा ठीक है। ये जितने भी टॉपिक अभी इस पेज पे आ रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल नेविगेशन के टॉपिक्स हैं। जो पहले पेज पे लिखे थे वो सारे थ्योरी वाला पार्ट था ज्यादा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। ओके सर। सर नोट कर लिया। ओके, आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ये 19 टॉपिक्स का इंडेक्स है, बट एक्चुअली में ये इससे कहीं ज्यादा टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में इसी में टॉपिक्स के अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, जो नेविगेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका जो क्लाइमेक्स है दैट इज दी 19th पॉइंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका निचोड़ या उसका जो गोल है वो साइमल्टेनियस एंड स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन ही है। हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो। तो ये हमारा 4 महीने का सिलेबस है बेसिकली। दिस इज मोटा मोटा हाइलाइट्स कह लेते हैं इसको, और इसकी अगर डिटेल में जाना है तो जो हेल्प मेल में भिजवाऊंगा आज या कल, उसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में क्या सेकंड मेट का सिलेबस है। ठीक, चलो। तो जैसा कि मैं उस दिन बात कर रहा था, कुछ लोग जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट मेरा जो सिलेबस है वो सेलेस्टियल नेविगेशन है, यानी कि नेविगेशन थ्रू सूरज चांद सितारे।
अब ये जो नेविगेशन थ्रू सूरज चांद सितारे की मैंने बात कही है, उसको समझने के लिए पहले हमारे को ये समझना होगा कि नेविगेशन का मतलब क्या है। तो नेविगेशन का मतलब समझने के लिए लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपकी क्लास में, तो काफी बच्चों ने कुछ कुछ कहा था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सेफ पैसेज, काफी कुछ कहा, but they forgot to mention about the first and foremost thing about the position part of it. So the first and foremost job of a navigator is to find the ship's position. Where am I is the ultimately the most important thing when we are navigating at sea. So unless we know where am I, we will not be able to proceed further. So नेविगेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली असर्टेनिंग वंस पोजीशन, वंस मतलब शिप की पोजीशन। अभी मैं लिखवाता हूँ नोट्स में, सुन लो बस ध्यान से, फिर थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स में घुसूंगा, स्लाइड शेयर करूंगा एंड देन विल मूव फर्दर। द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली असर्टेनिंग वंस पोजीशन, प्लानिंग एंड फॉलोइंग अ रूट इज कॉल्ड एज नेविगेशन। यानी कि पहले अपनी पोजीशन ढूंढना और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक के रूट की प्लानिंग करना, लाइनें खींचना या एक्सिस पे प्लान करना, और फिर उस रूट को फॉलो करना। अगर कुछ चेंजेस हो तो डेविएट भी करना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेविगेशन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज अबाउट नेविगेशन। तो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़े से नोट्स बनाना शुरू करो और फिर आगे कहानी सुनाता हूँ सारी। हाँ जी, सब लोग मेरी नई स्लाइड देख पा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है सीन एंड सेलेस्टियल स्फीयर? यस सर। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव आस्क्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे कि आप लोग नेविगेशन से क्या समझते हैं। उस दिन हमारी काफी लंबी बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के, और फिर हमने चीजों को हल्का फुल्का समझा था। अब उसी के आगे की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेविगेशन। जैसा मैंने अभी कहा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली ascertaining one's position, planning and following a route is called as navigation. सब लोग लिखेंगे, प्लीज मेक योर नोट्स, कोई मिस आउट मत करना। मेरे नोट्स कहीं से नहीं मिलेंगे, क्लास में ध्यान से नोट्स बनाओगे तो पूरी नेविगेशन समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। बट थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, मेरे साथ दीजिए, वी विल लर्न नेविगेशन वेरी वेल। अब पॉइंट ये है कि वेयर एम आई, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जब हम जहाज पे पूछते हैं तो अल्टीमेटली हमें लिंक्स बनाने होते हैं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, मैं समुंदर में हूं जब मैं अपनी पोजीशन देखना चाह रहा हूं। अब समुंदर कहाँ पे है, कोई बताएगा? अर्थ पे। अर्थ के ऊपर। यानी कि अल्टीमेटली मैं अर्थ पे मेरी पोजीशन क्या है वो मैं देखना चाहूंगा। अब अर्थ पे जो पोजीशन है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको निकालने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द अर्थ। हाउ इज आवर अर्थ? कोई बताएगा हमारी अर्थ की शेप क्या है? ऑब्लॉइड स्फेरॉइड। क्या ये बात सही कही आप लोगों ने? ऑब्लॉइड, ऑब्लिक। तो बोलो, मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ तो प्लीज। ऑब्लेट है ना? ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्या आपने ये कहा? यस सर, जहाँ तक यही याद था। यस सर। ओके, ऑब्लेट, वेरी गुड। ये जितने भी लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ऑब्लॉइड स्फेरॉइड नहीं है, पहली बात है, आई एम हैप्पी दैट यू हैव यूज्ड द राइट टर्म। ऑब्लॉइड इज नॉट द राइट टर्म, इज द ऑब्लेट। अब प्लीज एनलाइटन मी with what do you understand by oblate spheroid? Sir, bulge at the equator and flattened at the poles. Bulge at the equator and flattened at the poles. Okay, very good. Diameter at equator is more than diameter at pole. Okay, you want to say solar radius is more than the polar radius? बिल्कुल सही बात है। और कोई? Sir, Earth is not a perfect sphere. That's why oblate is spheroid. Very good. अच्छा, और कोई? अरे पूछ बता। अरे मगर अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला है भाई। That's why I am asking. I haven't received the right answer so far. हाँ जी, कोई बताएगा? आप लोगों ने बोला, हाँ बोलो बोलो।
इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है बस पोलर रेडियस से। हाँ, मैंने कब मना किया कि आप ये बात सही नहीं कह रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग बता रहे हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ। पहले तो एक बात समझ लेते हैं, ये जो ऑब्लेट स्फेरॉइड है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। ऑब्लेट एक चीज है और स्फेरॉइड एक चीज है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ऑब्लेट अलग है, स्फेरॉइड अलग है। ठीक है सर। ठीक है, बॉल है सर। बॉल अर्थ का नहीं। ये स्फीयर है, करेक्ट, एब्सोल्युटली, दिस इज अ स्फीयर, यस सर दिस इज अ स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये इसीलिए स्फीयर है क्योंकि इस यानी कि स्फीयर की अगर हम बात करें, जो स्फीयर होता है उसका इक्वेटोरियल सर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, आपका बोर्ड नहीं दिख रहा, शायद बोर्ड पे करा रहे हैं। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? सबको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, फिट अच्छा, टू फ्रेम करा तो हुआ एक काम करते हैं, भाई फिट टू फ्रेम कर दो उसको। एक तो फिट टू फ्रेम कर दें उसको एक बात, और पीछे अगर कोई टिंडर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, पूरा नाम बोल दिया आपने। ALT वाला जी। हाँ वो भी एक चीज है तो उसको बंद कर और फिर वापस ज्वाइन कर रहा हूँ सर। पहले तो थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, हल्की फुल्की मैं टांग खींचता रहता हूँ, तो प्लीज बियर विद मी। यानी किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है या सब गुरपिंदर को ही प्रॉब्लम आ रही थी? और होता है उसके एंड पे नेट कनेक्शन का भी इशू हो, डेटा, सो थोड़ा सा वेट करते हैं। दिख रहा है सर अभी। दिख रहा है, चालू करूँ आगे? तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये जो मेरे हाथ में स्फीयर था इसकी खास बात क्या थी कि इसका इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस बोथ आर सेम। क्या ये बात सही है? यस सर जो स्फेरॉइड होता है, स्फेरॉइड को हम कहते हैं नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस बोथ आर डिफरेंट। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोगों ने अभी तक डेफिनेशंस बताई मुझे, जिसमें एक तो ये बात बताई प्लस किसी ने एक और बात बोली थी कि आवर अर्थ इज बल्ज, क्या बोला था? सर बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैट ऑन द पोल। अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। उन दोनों का मतलब ये था, बस जो आप लोगों ने बोला उसका मतलब यही था। क्या ये बात सही नहीं लग रही? Yes. किसी ने भी इस वर्ड का तो मतलब बताया ही नहीं मेरे को। ध्यान से देखो, समझाओ मुझे भाई। आप सबने किसका माइक खुला हुआ है? केशव बेटा माइक बंद कर ले। असद मोहम्मद जाफरी का भी माइक खुला हुआ है, एक बार प्लीज बंद कर लीजिए, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों ने वर्ड तो यूज किया ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसको एक मान लिया। एक मान करके तुमने जो मुझे डेफिनेशन बताई वो खाली स्फेरॉइड की डेफिनेशन थी, ऑब्लेट की डेफिनेशन किसी ने भी नहीं बताई। और मुझे मालूम है नहीं मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, बट जस्ट टू इंस्टिगेट कि हम कोई भी चीज अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, हर एक वर्ड का क्लैरिफिकेशन करते चलें, तभी हमारी सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होगी। कोई भी वर्ड, छोटे से छोटा वर्ड भी अगर हमें नहीं पता होगा ना, तो हम भटक जाएंगे, हम डिरेल हो जाएंगे, हम डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, हमें सब्जेक्ट कभी भी समझ नहीं आएगा। बट अगर हम एक एक वर्ड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से नेविगेशन समझ में आएगी, और यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्लेट नाउ। हमारी जो अर्थ है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इस पे ऑब्लेट पे आ रहा हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन और फेंक रहा हूँ तुम्हारे को। गिव मी दैट आंसर फर्स्ट। Throwing one more question at you guys. बताओ हमारी अर्थ की कितनी मोशंस हैं? How many motions the earth is depicting? दो सर, दो सर। रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन। यस सर, दो सर। यस सर, किसने बोला यस सर? दो सर, दो। दो के बाद किसने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला यस सर दो? वो मैं पूछना चाह रहा था, कौन सा था बंदा? तीन है सर, तीन। अभी रुक जा, जिसने तीन बोला होल्ड कर, अभी पहले बाकी लोगों से पूछ लेने दे मुझे। हाँ जी सर, वो मूवमेंट है, दो मोशंस हैं आपकी? तीन है सर। There are three motions of the earth. दो तो वो वाली मोशंस हैं जो आप लोगों को मालूम है। केशव बेटा माइक ऑफ कर ले। दो मोशंस तो हमारे को मालूम है, जैसा कि अभी केशव ने बोला या गौतम ने बोला, जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये आप लोगों को मालूम है कि हमारी अर्थ की एक एक्सिस है, उस एक्सिस पे हमारी अर्थ स्पिन करती है, और हमारी अर्थ सूरज के आसपास चक्कर लगाती है,
उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और एक्सिस के अलोंग जो स्पिनिंग होती है उसको रोटेशन कहते हैं। पर हमारी अर्थ की 2 मोशंस नहीं है, हमारी अर्थ की 3 मोशंस हैं। तीसरी मोशन कौन सी है समझाता हूं मैं। हमारी अर्थ एक सोलर सिस्टम में है, क्या ये बात सही है? यस सर। अर्थ एक सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी जी। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी है, यानी कि अगर हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है तो बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी मार्केट में, सॉरी मार्केट के यूनिवर्स में। तो वो बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं उन सब से मिलकर के क्या बना है? यूनिवर्स। तो को क्या ये बात मालूम है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाहर जो यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। देयर प्लेंटी, थाउजेंड्स, करोड्स ऑफ यूनिवर्स। और उन वो सारे यूनिवर्स किसके अंदर है किसी को मालूम है? व्हाट इज दैट टर्म वी यूज? किसी को नहीं पता। सरप्राइजिंग। ये इतने सारे ओमेगा। नॉट इनफिनिटी, ब्लैक होल भी नहीं। अरे सरप्राइजिंग, किसी को नहीं मालूम? कॉस्मोस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, यूनिवर्स से आगे नहीं पढ़ा कुछ भी अभी तक। हाँ मैं भी तो वही बता रहा हूँ, तो मैं तभी तो आगे बढ़ा रहा हूँ सर क्वांटम रेल। यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स हैं वो सारे जिसके अंदर में हैं उसको हम कहते हैं मल्टीवर्स। क्या कहते हैं? अवेंजर्स। अरे यस सर। मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये जो मल्टीवर्स है ये भी एक नई चीज है, यानी कि नई चीज मतलब समझ लो कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है ना, पर हमारी अर्थ बहुत छोटी है सोलर सिस्टम के आगे। हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा है मिल्की वे गैलेक्सी के आगे। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत छोटी है यूनिवर्स के आगे, और यूनिवर्स बहुत छोटा है मल्टीवर्स के आगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर आगे। तो द पॉइंट इज, हमारी जो अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम में है। वो जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में है, और हमारे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने जो बताया था, सर आइंस्टाइन हमारे को कह के गए थे कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर द अर्थ की जो पोजीशन थी अभी 1 सेकंड पहले, जहां पर गैलेक्सी मूव कर गई तो अर्थ भी तो मूव कर गई, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। So there are 3 motions. There are 3 motions of the earth: rotation, revolution. ये जो तीसरी वाली मैंने बताई है उसका नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? Equinoctial. इक्विनॉक्शियल प्रोसेशन। बिल्कुल भी नहीं, उसको कहते हैं that is the third motion of the earth called as. Okay, very good. Yes, sir. Okay, तो हम लोग अर्थ की 3 मोशंस की बात कर रहे थे, एक रोटेशन, रेवोल्यूशन और रिसेशन। हम रोटेशन रेवोल्यूशन पे क्यों पहुंचे थे, इसके पीछे रीजन था हम लोग ऑब्लेट समझ रहे थे। सो नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लेट। तो कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड पर से। ये सब आप लोगों ने लिख लिया था? यस सर। यस सर। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो, कुछ नहीं लिखा है तो। बेसिकली स्फेरॉइड का मतलब लिखो, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। इसी में समझा देता हूँ। हमारी अर्थ की कुछ शेप ना कुछ ऐसी सी है, ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसी। इसका मतलब एक ये एक्सिस हो गई जिसपे हमारी अर्थ रोटेट करती है, इस एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस, और एक ये एक्सिस होती है, इस पे अगर कोई चीज रोटेट करती है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस। और मैथमेटिक्स की टर्म में कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है, उसका नाम होता है ऑब्लेट। यानी ऑब्लेट का मतलब क्या हुआ? अ बॉडी विच इज स्पिनिंग ऑन इट्स माइनर एक्सिस। अगर कोई बॉडी अपनी मेजर एक्सिस पे रोटेट करती है उसको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? Obloid. है क्या कहते हैं? Obloid. नहीं, उसको कहते हैं प्रोलेट। सो ऑब्लेट का मतलब ये हुआ कोई भी बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है। अब हमारी जो अर्थ है उसको कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्योंकि ऑब्लेट का मतलब हुआ अर्थ विच इज स्पिनिंग ऑन इट्स माइनर एक्सिस बीइंग नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या सबको ये बात समझ में आई अभी अच्छे से? Yes, sir. है ना? एक्चुअली प्रीसी में ये सब चीजें पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है कि ये इनका मतलब क्या है, इसलिए ज्यादातर बच्चे को नहीं पता होता कि ये क्या मतलब है।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर इससे आगे की कहानी सुनाता हूँ। हम यहाँ तक क्यों पहुंचे थे, कोई बताएगा? हम यहाँ तक इसलिए पहुंचे थे, हम नेविगेशन समझना चाह रहे थे। तो नेविगेशन का मतलब हमने समझा वेयर एम आई, यानी कि मैं अर्थ पर कहाँ हूँ, ये कोई मुझे बताए। इस श्रृंखला में, इस जद्दोजहद में हमें समझ में आया कि हम अपने समुंदर में हैं, समुंदर जो कि अर्थ पर है। तो पहले हम ये समझ ले कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है। तो हमने समझा कि हमारी अर्थ की शेप जो है उसे हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसका मतलब होता है माइनर एक्सिस पे रोटेट करने वाला, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ऐसी हमारी अर्थ की शेप है। और लॉजिकली कहा जाए तो शेप लाइक अ ऑरेंज, समझते हो? यस सर। संतरा। क्या बोलते हैं, नारंगी अलग होती है, नारंगी अलग होती है। सर ऑरेंज तो एक्चुअली एलिप्सॉइड होता है, तो इस हिसाब से अर्थ भी एलिप्सॉइड होगा। देखो उसके अलग अलग नाम हम दे सकते हैं, मोर टेक्निकल में जा सकते हैं, मोटा मोटी की बात कर रहे हैं, है ना। एक देसी भाषा में समझने की बात करते हैं तो हम उसको संतरा कह सकते हैं, ऑरेंज समझ सकते हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। अब उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, एक कहानी बना रहा हूँ, समझाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, हमें अपनी पोजीशन निकालनी थी अर्थ के ऊपर, जहां पर हम समुद्र के अंदर हैं। अब हमारा जो जहाज है, मान लेते हैं ये हमारा जहाज है, दिस इज आवर शिप, दिस इज आवर अर्थ। हमारा जहाज जब पानी में चलेगा तो कुछ ऐसा चलेगा, दिख रहा है? आई डोंट नो हाउ मेनी दिखाई दे पा रहा है कि नहीं। हम अर्थ पे कुछ ऐसे चलेंगे, ऐसा चलेंगे, ऐसे चलेंगे ना, सही है कि नहीं? यस सर। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, क्या हमारे जहाज ने उड़ना है? क्या हमारे जहाज ने डूबना है? मतलब डूबना मतलब पनडुब्बी की तरह चलना है? नहीं सर। तो बेसिकली जब कहते हैं नेविगेशन तो हम एक वर्ड यूज करते हैं बड़ा अच्छा सा, सरफेस नेविगेशन। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना। अब ध्यान से दुआ देखो, हमारा जहाज ऐसे चलेगा अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, सही है कि नहीं? सही बात है। सही बात है ना। अब हमारी जो अर्थ है वो 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। क्या ये बात सही है? यस सर। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? लेंथ, ब्रेड्थ ऑन डेप्थ। यस सर। तो जो हमारा जहाज ने सरफेस पे मूव करना है तो 3rd डायमेंशन का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यस और नो? यस सर। सो व्हाई नॉट टू रिमूव फ्रॉम द पोजीशन एंगल, इसलिए हमने 3rd एस्पेक्ट हटा ही दिया। जब 3rd एस्पेक्ट हटा दिया तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए कि हमारे को बस 2 चीजें ढूंढनी है, लेंथ और ब्रेड्थ। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना, सिंपल फंडामेंटल। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ हाई आवर शिप विल फ्लाई or how deep our ship will go down. We don't bother about it. So the 3rd dimension is useless for us. So we are only bothered about the 2 dimension for finding our position. Correct? यस सर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। So काम आसान हो गया ना पहले हमारा। मतलब what I was trying to do is reduce the job basically. अब मान लो मेरे हाथ में ये संतरा है, सही है कि नहीं? यस सर, संतरा। भाई ये तो अर्थ है, तो संतरा बड़ा कैसे नींबू है। मौसम्बी है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात। सो द पॉइंट इज, लेट्स अज्यूम कि मेरे हाथ में एक संतरा है फॉर एग्जांपल। इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, संतरे की एक स्किन होती है जी सर। जिसको हम छिलका कहते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखना, उस छिलके को मैं कैसे, अब एक अपने सब लोग इमेजिन करो, सब लोग अपने हाथ में ऐसे एक संतरा पकड़ो, सब लोग इमेजिनेशन में, ठीक है। अब संतरे का जो ऊपर वाला थोड़ा दबा हुआ पोर्शन होता है, फ्लैटेंड वाला पोर्शन, नीचे भी दबा हुआ पोर्शन होता है। अगर मैं एक नाइफ लेके, अगर मैं एक सर्जिकल नाइफ लेकर के ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक अगर संतरे को काट दूं, बस ऐसे फाइन सा काट दूं, ऐसे संतरे को ऐसा काट दूं, बस एक तरफ से आधा पोर्शन, संतरा नहीं काटा, सॉरी, सिर्फ स्किन को काट दूं, स्किन को, जो उसकी स्किन है, जो छिलका है उसका, उसको ऐसे काट दूं और उसको छील दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? Longitude. सर एक गड्ढा मिलेगा सर, लॉन्गिट्यूड। भाई मुझे अगर मैं किसी संतरे को छीलूंगा तो मुझे संतरा मिलेगा अंदर से। सिंपल सी बात है। ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से आ गया? यस सर, छिलका निकल जाएगा, संतरा बचेगा। यस सर। निकलेगा, संतरा मिलेगा, है ना। वैसे अभी भी गलत बोल रहे हो, दोबारा सोचो। अगर मैं इसको छील दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर छिलका मिलेगा। अभी भी गलत है, सोचो थोड़ा, दोबारा सोचो। सर छिलका नहीं मिलेगा, कि छिलका ही निकला है। मेरे को 2 चीजें मिलेंगी, एक संतरा और एक छिलका, है कि नहीं? लॉजिकल सी बात है, यस। है ना। तो मेरे को एक छिलका भी तो मिलेगा, एक संतरा भी मिलेगा।
अब संतरा में छीला किसके लिए? खाने के लिए। मैं संतरा तो खा गया, खत्म होगी बात, बचा क्या? छिलका। सारा गेम उसी का ही है। अब देखो अब ये जो छिलका बचा था मेरे अर्थ पे जो चढ़ा हुआ था, उस छिलके को मैंने स्ट्रेच करके, ध्यान से ध्यान इमेजिन करना, थोड़ी सी इमेजिनेशन है, वो जो छिलका था, जो स्किन थी, जो कि 2 डायमेंशनल पिक्चर थी, 2 डायमेंशनल फिगर थी, उसको मैंने खींच करके स्ट्रेच करके क्या बना दिया? चार्ट बना दिया। सिंपल। उस छिलके को छील करके मैंने ऐसे स्ट्रेच करके एक चार्ट बना दिया, और उस चार्ट को बना दिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड सर। लैटिट्यूड, और उससे मैंने डिफाइन कर दी अपनी पोजीशन ऑन द अर्थ। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। Yes. तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी कि मैं अपनी पोजीशन कैसे निकालूंगा। एक सिस्टम डिफाइन किया, एक तरीका बनाया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बनाया, ये सोच करके जैसे हमने संतरा खाया है। किसको समझ में आई ये बात? यस सर, संतरा खा गया, छिलका के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल दिया। लैटिट्यूड सिंपल सी बात है यार, एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने पहले सिस्टम बनाया कि अगर मैं अर्थ पर होऊंगा तो मैं अपनी पोजीशन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में समझूंगा, निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? बाय मेकिंग अ चार्ट ऑफ द कंप्लीट अर्थ, डिवाइडिंग द फुल चार्ट इन अ रेक्टेंगुलर पीस इन सच अ वे दैट देयर विल बी सो मेनी मेरिडियंस। अभी नहीं बात कर रहा, चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे वो भी बाद में बात करूंगा। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड from which I will get a grid, and on the grid I will be able to find my position in lat and long. That's how the journey of the position has started. हमारी जर्नी ये नहीं है, हमारी जर्नी है celestial navigation, बट मैं बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। So, अब जब हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालने हैं और हमारे को ऐसे चीजों को समझना है, अब बात आई कि हम ये कैसे करेंगे। हमने चार्ट तो बना लिया, अब एग्जैक्टली मेरी पोजीशन कहां पर है ये मैं कैसे निकालूं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा जहाज पे चलते हैं। सब लोग जहाज पे चलेंगे अपने आखिरी शिप पे, और डिपार्चर पे चलेंगे। पहले डिपार्चर पे चलते हैं। लेट्स गो टू अ डिपार्चर। पायलट चला गया नहीं, चलो पहले पायलट वाले पैसे पे चलते हैं। लेट्स, अभी हमने जहाज पे ब्रेक वाटर से बाहर निकले। अभी कप्तान साहब ने बोला, या चीफ ऑफिसर ने बोला, या सेकंड ऑफिसर ने बोला, आप लोगों को पोजीशन डालो। क्या करोगे बताओ मुझे? कहाँ से लोगे पोजीशन? जीपीएस से सर। जीपीएस से। ओके। जब हम पायलटेज वाटर्स में होते हैं तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज करते हैं पोजीशन फिक्सिंग का। क्या ये बात सही है? रडार रेंज। यस सर। Bearing and distance. तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन क्या अवेलेबल होंगे? या तो मैं जीपीएस से निकाल लूं, या मैं रेडार से रेंज एंड बेयरिंग निकाल लूं, या फिर मैं 3 फिजिकल बेयरिंग्स ले लूं। क्या ये बात भी सही नहीं है? यस सर। 2 बेयरिंग से भी काम चल जाएगा। 2 Yes, फिजिकल sir. बेयरिंग, है ना? तो मेरे पास 3 अलग अलग मेथड हो गए, हाँ या ना? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, पायलट को हमने छोड़ दिया, पायलट चला गया, अब हम पैसेज पे निकल पड़े अपने, राइट फुल हेड आरएफए भी हमने कर दिया। अब हमारे पास पोजीशन डालने को बोला कप्तान साहब ने, सेकंड ऑफिसर ने, चीफ ऑफिसर ने, या थर्ड ऑफिसर ने। क्या करोगे? पोजीशन कैसे डालोगे? सर ओपन सी में तो जीपीएस। अभी हमने सिर्फ आरएफए किया है। वी आर क्लोज टू द लैंड, वी आर कोस्टिंग, इट मींस वी हैव 2 ऑप्शंस। पहला जीपीएस, दूसरा रेडार, रेंज एंड बेयरिंग। यस सर। Am I right? Yes, sir. So again Yes, we can fall back to 2 things. One is GPS, one is radar range and bearing. Okay. Now सब लोग imagine करो कि आप मेन हाईवे पे हो। मेन हाईवे का मतलब हुआ, मान लेते हैं आप इंडियन ओशन में हो, मान लेते हैं आप अटलांटिक में हो, मान लेते हैं आप मेडिटेरेनियन सी में हो, मान लेते हैं आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में हो, मान लेते हैं आप पैसिफिक ओशन में हो, मान लेते हैं आप जिब्राल्टर स्ट्रेट में हो। जिब्राल्टर नहीं, जिब्राल्टर को हटा देते हैं, जिब्राल्टर नहीं, उसको मैं निकाल रहा हूँ। हाईवे पे हो। अब मुझे बताओ अपनी पोजीशन कैसे निकालो? जीपीएस सर। GPS, it means at sea, at highway, at main sea, you have only one option available. क्या Yes, हम जहाज ऐसे चला लेंगे क्या? Only one option, GPS. यस सर। No, sir, नहीं चलेगा। Celestial object. There has to be a second method of finding the position. We cannot run our ship like that. Yes, sir. Sun, moon, star, planet.
बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो तरीका है, जो मैं पूरे 4 महीने सिखाऊंगा, 4 महीने बाद समझ में आएगा क्या करना था अल्टीमेटली, वो जो 4 महीने की जो थ्योरी है उसकी कहानी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका इज यूजिंग सूरज चांद सितारे अपनी पोजीशन फाइंड करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल नेविगेशन। So the basic fundamental is we need to have a second method of finding our position at highway, so that in case of a failure of a GPS, we should be able to fall back to another method, another way, another option. It is not possible to just depend on only one thing, that is the GPS, and we don't have anything else other than the GPS at the moment. कोई और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं। पहले डेका था, लोरेन था, सब खत्म हो गए अब। So we have only one option, GPS. Not good, not correct. Has to have a second method, and that second method in today's time is, yeah, ancient time is the celestial navigation. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Again emphasizing on, प्लीज इसी बात को समझ करके चलना कि हमारे लिए बहुत जरूरी है सेल लैब को सीखना, समझना और कॉन्फिडेंस लाना इस बात के ऊपर। ठीक है, चलो कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जो स्लाइड जहां छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात समझ में आती है? अंग्रेजी हिंदी मिक्स करता हूँ, इज इट ओके? यस सर। ओके, किसी को कोई परेशानी आ रही हो? एनीबॉडी फ्रॉम साउथ जिसको मेरी ज्यादा हिंदी से प्रॉब्लम आ रही हो? एनीबॉडी हु इज फेसिंग सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माय मोर यूजिंग द हिंदी? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, बट आई हैव with my experience I can say typically we are more North Indian guys in this batch, in every batch, so it will be easier for me to drill my concept, my subject into the head if I am using English, not if I am using Hindi as a Hindi English mixed language. अभी थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी मैंने इसलिए बोली ताकि वो जो साउथ वाले थे वो समझ जाए। कोई हो साउथ वाला तो मुझे बताओ। एनीबॉडी प्लीज? नहीं है, चलो वेरी गुड। क्योंकि मुझे बैचेस में मिल जाते हैं बच्चे, फिर वो बोलते हैं मेरे को सर आप हिंदी को ज्यादा यूज करते हो, तो फिर मैं थोड़ी सी अंग्रेजी पे आ जाता हूँ। तो मैं पहले ही पूछ रहा हूँ इसलिए कोई है तो नहीं? एनीबॉडी हु इज फेसिंग सम डिफिकल्टी इन रीडिंग माय हिंदी? गुड, नोबडी। अरे ये तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। सो इन टुडेज टाइम वी हैव 3 ऑप्शंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लिख लो, छोटी छोटी चीजें हैं, लिखोगे अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी नेविगेशन। मुश्किल नहीं है ये मैं कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सर आपने बताया जैसे कि लॉरेन वगैरह अभी नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया है? अब ये तो खैर मैं क्या बता सकता हूँ डिसकंटिन्यू क्यों किया गया है। व्हाई दे आर डिसकंटिन्यू? एक्चुअली जब से जीपीएस आया ना, जीपीएस वाज मोर एक्यूरेट एंड मोर इजी टू गेट द थिंग्स। काफी ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं, अवेलेबिलिटी आसान हो गई है, हर सेकंड की पोजीशन हमें मिल सकती है। बिकॉज ऑफ दैट जीपीएस की वजह से डेका लॉरेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही धीरे धीरे कोलैप्स कर गया, बिकॉज नोबडी वाज यूजिंग इट। और अल्टीमेटली उसमें टाइम लगता था। देखा तो मैंने भी नहीं है, मैंने भी सिर्फ चार्ट्स देखे हैं, फिजिकली यूज ऑफ डेका लॉरेन मैंने भी नहीं देखा है। मेरे टाइम पे जब हम आए थे तब जीपीएस आ चुका था। जीपीएस 90s में आया, मैंने 97 में ज्वाइन किया द सी। तो हमने सेलेस्टियल नेविगेशन सीखी और जीपीएस देखा। रडार तो आप भी यूज करते हो आजकल। सो बहुत ज्यादा उस बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने वो ज्यादा देखा नहीं है। और जो मैं समझ सकता हूँ, इट वाज अ कम्बरसम प्रोसेस। somebody quite talented should be there to handle that। डिफिकल्ट था, हर सेकंड की वो चीजें नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हमने उसको ऑब्सोलीट ही कर दिया सिस्टम को। ठीक है, चलो सर बट जीपीएस पे डिपेंड है, जीपीएस यूएस कनेक्शन देना बंद कर दे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर। नहीं, धीरे धीरे ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का भी इंडियन ओशन कवर करता है, अभी शुरू हुआ है, और यूरोप का भी है, ऐसे बड़े सारे हैं। बट टोटल वर्ल्ड वाइड कवरेज जो सबसे बेस्ट है वो यूएस का ही है। हमारे को आज की डेट में पीपीएस मिलता है, प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम, यूएस की तरफ से काफी एक्यूरेट है, और हम उसके आगे लगा देते हैं डीजीपीएस,
है ना। तो जो DGPS है उससे हमारे को 10 मीटर तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, 1 मीटर भी मिल जाती है, बट हम 10 मीटर तक क्या चलते हैं। तो वो जो एक्यूरेसी है उसकी वजह से हम उस पर डिपेंडेंट है और वो हम यूज कर रहे हैं। बंद कर देगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग यू सेलनेव। थैंक यू। ठीक है। सो जैसा कि मैं बता रहा था, हमारी अपनी पोजीशन ढूंढने का तरीका यूजिंग सन, मून एंड स्टार्स इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल नेविगेशन। अब सेलेस्टियल नेविगेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आई वुड से इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा। सब लोग सुबह के 5 बजे हैं, एक खुले पार्क में पहुंचो। सुबह 5 बजे का टाइम है, खुले पार्क में पहुंचो और पीठ के बल आसमान की तरफ चेहरा करके जमीन पर लेट जाओ, घास के ऊपर, हरी हरी घास पे सब लेटो। अब अपने दोनों हाथ खोलो, पोर्ट टू स्टारबोर्ड परपेंडिकुलर बनाओ। अब जो पोर्ट साइड वाला तुम्हारा हाथ था वहां पे जो होराइजन दिख रहा है और जो राइट हैंड साइड का लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट है स्टारबोर्ड साइड पे, वहां से लेकर आसमान से एक राउंड शेप बन रही है, एक डोम शेप बन रही है। यस सर। समझ में आ रही है मेरी बात? आई डोंट नो हाउ कुछ लोगों को समझ में आएगी नहीं आई बात। अगर तुम ऐसा लेट करके इमेजिन करोगे तो जहां पर लेफ्ट साइड में होराइजन पे दिख रहा था वहां से आसमान देखोगे, आसमान से फिर राइट हैंड साइड पे आओगे तो एक डोम शेप बन रही है पूरी आसमान में। देखो ऐसा लगता है कि कोई स्फेरिकल सी शेप है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो यही इमेजिनेशन को मान करके कि ये जो अर्थ के ऊपर की एक पैकिंग है, अर्थ के ऊपर की एक पैकिंग है, इट्स जस्ट अ पैकिंग which is covering the earth exactly like the shape of the earth, or to make it understandable we have called it as spherical packing. This spherical packing which does not have a fixed radius but having a common center as the earth center is called as celestial sphere. ये imagination यही से navigation की शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको अभी पार्क में आसमान की तरफ चेहरा करके लिटाया है, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? इस इन्वर्टेड स्फीयर पे सारे सितारे चिपके हुए, क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। दिख भी रहे हैं? ऐसे कौन कौन सितारे दिख रहे हैं बताओ मुझे। हाउ मेनी गाइस आर एबल टू सी द ओरिएंट बेल्ट? यस सर, बेनेट्रिक्स और बेटलगीज दिख रहे हैं। बेटलगीज दिख रहा है, वेरी गुड। सर सुबह 5 बजे गए थे। हाँ सुबह 5 बजे भाई, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठा था, 5 बजे मैंने देखा तो सितारे थे, आई कुड सी फ्यू, है ना। एनीवे जस्ट जोकिंग अराउंड। सब पॉइंट ये था कि जब मैं कहीं पे इमेजिनेशन करने को बोलूं तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग वहां पे जाना, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं और बहुत बारी जहाज पे लेके जाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारी इमेजिनेशन में, तुम्हारे एक्सपीरियंस से, और वो चीज दिखाऊंगा जो तुमने नहीं नोटिस करी। बस वही चीज इंपॉर्टेंट है बस। तो जो मैं अभी बात कर रहा था उसमें जो ये जो सितारे चिपके हुए हैं, यही जिस पे चिपके हुए हैं उसी को सेलेस्टियल स्फीयर की एक अंडरस्टैंडिंग हमने बना दी। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर इज एन इमेजिनरी स्फीयर अराउंड द अर्थ हैविंग इनफिनाइट रेडियस। कितना बड़ा है हमें नहीं पता, इनफिनाइट रेडियस, बट अ कॉमन सेंटर कॉल्ड एज common center with the earth which is common center as the earth, and this is called as celestial sphere. अर्थ के सेंटर को सेलेस्टियल स्फीयर, अर्थ का जो सेंटर है बेटा और जो हमारे सेलेस्टियल स्फीयर का जो सेंटर है वो Yes, दोनों एक ही चीज है। हाँ यस सर, है ना। इसको ऐसा मान ले, बॉल के अंदर बॉल, तो जो दोनों बॉलों का जो सेंटर है वो तो एक ही होगा। यस सर, है ना, वही बात कहना चाह रहा है। बॉल के अंदर बॉल है और जो कॉमन सेंटर है दैट इज वन सेंटर फॉर दी बड़ी बॉल एंड छोटी बॉल। यस सर, दोनों का सेंटर है, दोनों का सेंटर, कॉमन सेंटर कह दिया ना उसको। यस सर, कॉमन सेंटर। हम इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। अब एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है ज्यादातर बच्चे इस बात को लेके कंफर्म नहीं होते जो बात मैं अभी करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना।
हमारी अर्थ की जो एक्सिस है, ये बात आप सबको मालूम है कि हमारी अर्थ की एक्सिस नॉर्मल से थोड़ी सी टिल्टेड है। क्या ये बात सही है? यस सर। जो हमारी अर्थ की एक्सिस नॉर्मल से थोड़ी सी टिल्टेड है उसको कहते हैं एक्साइल टिल्ट। ये जो एक्साइल टिल्ट है यानी टेढ़ा होने के बाद, मेरी आवाज हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होना। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ा होने के बाद जहां पर आसमान में पॉइंट करती है, टेढ़ा होने के बाद जहां आसमान में पॉइंट करती है, उसी को हमने नॉर्थ माना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सर आगे सुन। आगे ये जिंदगी भर याद रखना। कई बार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर एक बार और रिपीट करना प्लीज। आप बोर्ड पे समझाऊंगे? रिपीट कर। यस सर, बोर्ड पे समझा दीजिए सर। बोर्ड पे समझा। ओके जी, ओके, नो प्रॉब्लम सर। हमारी जो अर्थ की जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज अर्थ एक्सिस, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्साइल टिल्ट, दिस इज 23 डिग्रीज 26.7 मिनट। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ा होने के बाद जहां आसमान में पॉइंट कर रही है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नहीं है। दिस इज द नॉर्थ। कुछ मेरी बात समझ में आई? यस सर। है ना? कई बच्चों के दिमाग में ये होता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, ये नॉर्थ नहीं है। जो हमारी एक्सिस टेढ़ी होने के बाद जहां पर पॉइंट कर रही है वही नॉर्थ है, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था मैं स्पेशली, ठीक है। एक बार बना लो, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर स्लाइड पे चलते हैं वापस। तो ये जो हमारी अर्थ जहां पर सेलेस्टियल स्फीयर को पे पॉइंट आउट करती है, उस पॉइंट को हमने मान लिया नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, और जो साउथ पे जहां पॉइंट आउट करती है उसको मान लिया साउथ सेलेस्टियल पोल। और जैसा हमारे अर्थ का रेडियस है, सॉरी अर्थ का इक्वेटर है, उसी की जो प्रोजेक्शन है अगर हम सेलेस्टियल स्फीयर पे बनाए तो उसको हमने नाम दे दिया सेलेस्टियल इक्वेटर का या इक्विनॉक्शियल का। डायग्राम बना लो प्लीज। फिर हमने नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल को जोड़ते हुए अनगिनत इनफिनाइट नंबर ऑफ मेरिडियंस बना दिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मैं कह रहा था, now this is the celestial sphere. Now let's say this is the north celestial pole, this is the south celestial pole. How many meridians can we draw? राइट सर। बिल्कुल, ये हमने क्या बनाया था? इक्विनॉक्शियल या सेलेस्टियल इक्वेटर, है ना। और इसके पैरेलल हमने क्या बना दिए? पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन सर्कल, और वी कॉल इट एज पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। ये बताना चाहता था मैं। तो हम लोगों ने इस तरह एक इमेजिनेशन करी, इसको मेरिडियंस में बांट दिया, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड की बात बाद में करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनली बांट दिया, और लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डेक्लिनेशन, पैरेलल डेक्लिनेशन में डिवाइड कर दिया, और ये कुछ बन गया ऐसा। ऐसा अभी दिखाता हूँ, ऐसा लाइक अ पिंजरा, एक केज हो गया, एक पिंजरा बना दिया सेलेस्टियल स्फीयर पे, जिसके अंदर में हमारी अर्थ को कैद कर दिया गया। अब ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो एक्सिस टेढ़ी है, इस टेढ़ी एक्सिस की वजह से, इस टेढ़ी एक्सिस को लेकर के हमारी अर्थ सूरज के आसपास
रेवोल्यूशन करती है 365 दिन के हिसाब से। क्या ये बात सही है? Yes. यस सर। मेरी जो बात है उसको ध्यान से दोबारा सुनो। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ी है। टेढ़ी होने के बाद वो जो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, टेढ़ा होने की वजह से उसकी वजह से अगर हम 365 दिन के बिंदुओं को मिलाएं तो वो हमारे को एक टेढ़ा सा सर्कल मिलेगा। Yes, sir. ये जो टेढ़ा सा सर्कल मिलता है हमारे को 365 दिन चक्कर लगाने के बाद, उसका नाम है एक्लिप्स। क्या नाम है उसका? Ecliptic. सर एक बार बोर्ड पे समझा दें। बोर्ड पे कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। मेरा वो एमएसटी वाला ही चला गया। एक सेकंड रुको बेटा। अब सेलेस्टियल स्फीयर पे, सेलेस्टियल स्फीयर, अगर ये इसका नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये इसका साउथ सेलेस्टियल पोल है, ये इसका इक्विनॉक्शियल है, तो हमारी अर्थ जो एक्सिस टेढ़ा होने के बाद सूरज के आसपास चक्कर लगाती है 365 दिन के हिसाब से, अगर वो 365 दिन की जर्नी को मैं सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट करूं तो वो कुछ ऐसी महसूस होती है। यानी कि ये इक्विनॉक्शियल का आगे वाला हिस्सा, ये इक्विनॉक्शियल के पीछे वाला हिस्सा, ये एक्लिप्टिक के आगे वाला हिस्सा और ये एक्लिप्टिक के पीछे वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स। और जो हमारे अर्थ की एक्सिस का टेढ़ापन है, एक्साइल टिल्ट है, वही एंगल इक्विनॉक्शियल से ये जर्नी बनाती है। इसको कहते हैं, कोई बताएगा क्या कहते हैं? डिक्लिनेशन सर। नहीं बेटा, इसको कहते हैं ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्स। इसकी वैल्यू भी सेम होती है जितनी हमारी अर्थ की एक्सिस की टिल्ट है। सर इसी में एक बार टिल्ट का टिल्ट का भी लाइन खींचिए। क्या मैं समझा नहीं बेटा, दोबारा बोल। सर इसमें 23 डिग्री 26.7 है, इसमें अर्थ को टिल्ट की लाइन खींचिए प्लीज। ये ले। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ एक्लिप्टिक पोल, दिस इज कॉल्ड साउथ एक्लिप्टिक पोल। ठीक है, तो ये टेढ़ा होने के बाद जो उसकी जर्नी बनती है उसको कहते हैं एक्लिप्टिक, और इक्विनॉक्शियल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्टिक, और उसका वैल्यू होती है वही जितनी की अर्थ की एक्सिस जितनी टेढ़ी है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, किसी को मालूम है इस पॉइंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? Sir. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, और इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा। कितने लोगों को ये पता था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा? ज्यादातर लोगों को मालूम है? अरे जवाब नहीं आया। यस सर। मालूम है? No, sir. विपिन मिश्रा, काफी तूने लेजर की बोला। यस सर, तू मुझे बता, अब तेरी टांग खींच रहा हूँ, तू मुझे बता। सर मैंने बोला नो सर। सच में सर मैंने नो बोला था। अच्छा क्या तूने नो बोल दिया, पकड़ा जाता। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज? व्हाई नॉट ओनली लीब्रा? और भी होंगे सॉरी सर, और भी पॉइंट्स होंगे शायद। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। Sir, there are many points after this. That's why it is called first point. ओके, प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। सर जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा इनसाइड, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो एंगल होगा वो डिफरेंट फॉर्म करेगा। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ ये एरीज है, वो सर ये 23 डिग्री, जो पहला 23 डिग्री होगा वो वाला है, और उसके बाद फिर कई बनेंगे तो कई इंफिनिट जाएगा। कोई और बताओ, एनीबॉडी एल्स? सर मैक्सिमम डेक्लिनेशन होती है इस पॉइंट पे। बेटा इस पॉइंट पे तो मिनिमम डेक्लिनेशन है, इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 0 है। मैक्सिमम कैसे होगी? मैक्सिमम तो यहाँ पे और यहाँ पे होगी। अभी बताता हूँ, वो वाले बात बताता हूँ मैं अभी, बट मैं पहले कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ इस चीज पे। चलो कोई बात नहीं, सब लोग ये डायग्राम बनाओ। यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करूंगा, और तब तक के लिए छोड़ के जा रहा हूँ इस क्वेरी के ऊपर, why they are called as first point of Aries and why they are called as first point of Libra, for you to do the homework and let me know in the next class. ठीक है, कल होगी तो कल, परसों होगी तो परसों। ठीक है, बहुत लंबा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करो शायद मिल जाए। कॉपी। ठीक है, और फिर